देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के साथ साथ पूरे देश में हर किसी की नजर कश्मीर के चुनावों पर भी है। कश्मीर में जिस तरह से तमाम पार्टियां पहले एक साथ एक अलायंस में चुनाव लड़ने वाली थी, कुछ नई राजनीतिक तब्दीलियां हुई, अब अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर खासतौर पर बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट, पार्टी के सीनियर लीडर, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर, जैसा मैंने कहा आपको, हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कश्मीर में भी लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। एक रोज पहले आपने जो ऐलान किया कि आप खुद चुनाव लड़ने वाले हैं, ये फैसला क्या सोच करके लिया आपने? तंजीम का फैसला था और हमारे जो सदर हैं उन्होंने मुख्तलिफ अपने साथियों से इस बारे में मशवरा किया कि जो 3 सीटें हमारे पास हैं अलायंस के तौर पे, अनंतनाग की सीट, श्रीनगर की सीट और बारामूला की सीट, इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन होंगे। और तमाम साथियों के साथ मशवरा करने के बाद वो इस नतीजे पे आए कि मुझे बारामूला से लड़ना चाहिए और हमारे जो और 2 बड़े सीनियर और काबिल साथी हैं, आगा रूहुल्ला साहब श्रीनगर से और मियां अल्ताफ़ साहब अनंतनाग की सीट से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे इंडिया अलायंस के तौर पे कैंडिडेट होंगे। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू सर? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो आपका और पीडीपी का अलायंस था वो तो अब बिखर गया है, ऐसे में आपका चुनाव लड़ना, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन अपनी जगह कॉन्फिडेंट तो हूँ ही। कोई जो है मैदान में हारने के लिए कम से कम हम लोग जो हैं नहीं उतरते। अब कौन से इश्यूज आपको लगता है जिस पर लोग आप पर भरोसा दिखाएंगे कश्मीर में? अब इश्यूज तो बहुत हैं, लेकिन अब ये एक यूनिक सा इलेक्शन हो गया हमारे लिए, क्योंकि हम सोच रहे थे कि शायद पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन एक साथ होंगे, लेकिन बीजेपी के जो सियासी कुछ उनकी मजबूरियां रहीं, उन्होंने एक साथ इलेक्शन होने नहीं दिया। अब अगस्त सितंबर में दोबारा इलेक्शन होंगे असेंबली के, तो ये वाला इलेक्शन जो है ये अपने आप में एक इसके मतलब इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ तक है कि 2019 जम्मू कश्मीर में 370 को रद्द करने के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है। आपको लगता है कि ये मुद्दा होगा इस चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना। आप इसको सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी डेवलपमेंट को सबसे बड़ा मुद्दा कहती है, तो अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। कहाँ है बीजेपी के उम्मीदवार? मुझे दिखाइए ना। मां सिवाय जम्मू की सीट और उधमपुर की सीट, कहाँ है बीजेपी के उम्मीदवार? अगर डेवलपमेंट उनके लिए मुद्दा है और वो कहते हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट किया है जम्मू कश्मीर में, अगर वो कहते हैं कि यहाँ लोग खुश हैं और 5 अगस्त 2019 के बाद लोग जो हैं बहुत मुतमईन हैं मोदी जी की हुकूमत से, तो बीजेपी के उम्मीदवार कहाँ हैं? क्यों उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि यहाँ अपने बी टीम सी टीम को आगे लाने की? क्या ज़रूरत पड़ी तरुण चुग साहब को यहाँ आके अल्ताफ बुखारी के घर सजाद लोन को वहाँ समन करना पड़ा? आप इंडिया अलायंस के साथ है तो कैसे देखते हैं आप पैन इंडिया अलायंस की क्या परफॉर्मेंस रहेगी और कैसे देख रहे हैं अभी तक का? अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। अगर आप देखें आम तौर पे जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और कमेंटेटर्स हैं, उनको लग रहा था कि सीट शेयरिंग में जो है ये पूरी तरह से इंडिया अलायंस जो है ये बिखर जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। मां सिवाय नीतीश कुमार जी का चला जाना, लेकिन उनका आना जाना तो रहता ही है। आम तौर पे अगर आप देखें तो जितनी मुझे उम्मीद थी, उम्मीद से बेहतर अलायंस का रहा है। सर, कश्मीर में उमर साहब पीडीपी और एनसी का झगड़ा क्या है? क्यों अलग हुए? अब हम अलग नहीं हुए, लेकिन जिस फॉर्मूला को डीडीसी के लिए इस्तेमाल किया गया, उस फॉर्मूला को फिर पार्लियामेंट के लिए जो है रद्द करना वो गलत होगा। अगर डीडीसी के इलेक्शन के मैंडेट बांटने के वक्त में हमने 2014 का असेंबली नतीजा लिया, हालांकि उस वक्त मेरे जो साथी थे वो कह रहे थे कि आप 2019 का पार्लियामेंट ले लीजिए क्योंकि उसमें हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रही पीडीपी के मुकाबले, लेकिन पीडीपी ने कहा कि पार्लियामेंट और डीडीसी का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो क्योंकि इससे पहले डीडीसी इलेक्शन हुए नहीं थे। डायरेक्ट कंपैरिजन अगर करना था तो फिर असेंबली के साथ। तो हमने कहा ठीक है, हम भी ये बात मानते हैं, हम 2014 के असेंबली के नतीजे जो हैं उसके बुनियाद पे मैंडेट बांटेंगे।
तो जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए बना था वहां डीडीसी के मैंडेट हमने बांटे, जहां पीडीपी का बना था वहां उन्होंने बांटे, जहां उस वक्त सजाद लोन भी हमारे साथ था तो जहां पीसी का जीता उन्होंने बांटे। तो अगर ये फॉर्मूला डीडीसी के लिए सही था तो फिर पार्लियामेंट में इस फॉर्मूला को बदलने की क्या जरूरत? पार्लियामेंट में फिर जहां हम जीते वहां हम फैसला करेंगे और हम 3 सीटों पे जीते थे। आपके कहने का मतलब पीडीपी का जो स्टैंड था वो अनरीजनेबल था। अब वो कहेंगे हम अनरीजनेबल थे, हम कहेंगे वो अनरीजनेबल थे। अब मैं इस तूतू में मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैंने तब भी जब हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे थे मैंने उनसे कहा कि अगर पीडीपी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की पार्लियामेंट इलेक्शन में, जरूर आने वाले लोकसभा मतलब असेंबली इलेक्शन में हम उनके लिए सीट शेयरिंग का दरवाजा खुला रखेंगे और हम तैयार थे उसके लिए, लेकिन उनको ये बात मंजूर नहीं रही। सर मुद्दों पे मैं अगर आऊं, मैंने कुछ रोज पहले आपका एक बयान देखा था, जब ये नोटिफिकेशन आया सीएए को लेके, आपने कहा कि रमजान में ये तोहफा दिया है मोदी सरकार ने, इससे आपको परहेज क्यों है? क्योंकि मोदी सरकार बार बार कहती है कि ये नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं। हाँ, लेकिन आप मजहब के बुनियाद पे फैसला कर रहे हैं ना। हमारे आईन में कहाँ लिखा है कि आपको मजहब के बुनियाद पे फैसला करना है? आपका फैसला सीधा सीधा मजहब के साथ जुड़ा हुआ ना। आप आरोप कहाँ, ये हकीकत है। ये आपको आरोप लगता होगा ना, हमें तो ये हकीकत लगता है, यह सच्चाई है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आपने मजहब के बुनियाद पे कुछ लोगों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा है? कि आप मजहब के बुनियाद पे फैसला करेंगे कि किसको नागरिकता मिलनी चाहिए और किसको नहीं? इस चुनाव में क्या ये भी मुद्दा होगा? जब मैंने आपसे कहा कि 370 दिल्ली की तानाशाही, दिल्ली ने जो किया है वो इशू रहेगा, तो जरूर ये भी एक इशू रहेगा। आज ही आरजेडी ने अपना एक मैनिफेस्टो सामने लाया, 1 करोड़ नौकरियों की बात की, बाकी पैन इंडिया की बात कर रही। क्या आपको नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस में होने के बावजूद अगर हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके आएगी, वोटर कंफ्यूज होगा और उससे अलायंस को ही नुकसान होगा? ना, बिल्कुल नहीं। कुछ कॉमन इश्यूज हैं हमारे, जिस पे हम इंडिया अलायंस के तौर पे मिलके उन पे बात करेंगे, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि इंडिया अलायंस में आने के बाद हमारी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है हम उसको खत्म करेंगे। कांग्रेस ने भी अपना मंशूर लाया, अगर कांग्रेस अपना मंशूर ला सकती है तो आरजेडी क्यों नहीं? आप अगले कुछ रोज चुनाव रैली में कांग्रेस के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कश्मीर आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रचार करने? जरा आएंगे नहीं आएंगे देखी जाएगी। फिलहाल तो राहुल और प्रियंका अपने उम्मीदवारों के लिए भी अभी तक नहीं आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आएंगे जम्मू में और उधमपुर में अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन करने के लिए। हम मतलब कोई ये गिव एंड टेक का सिलसिला नहीं है कि मैं गया हूं तो अब उनको भी आना पड़ेगा। कांग्रेस के जो यहाँ ग्रास रूट के लीडर हैं और हमारे जो सीनियर साथी हैं वो कैंपेन में हमारी मदद करें, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। उमर साहब, जो लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं, जो मैं पहले आपसे कह रहा था, और आपने जो एग्जाम्पल दिया, कई नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, एजेंसीज का केसेस, जो इन लोगों के मामले, आपने अरविंद केजरीवाल साहब का भी नाम लिया। क्या ऐसे में ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ, मैं फिर से पूछना चाहूंगा, कमजोर नहीं पड़ रही है? आप कैसे लड़ेंगे फिर बीजेपी से? क्योंकि हमारी पार्टियों में सिर्फ एक आदमी के आने या जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टियों में एक मजबूती है। अब आप अपनी पार्टी की बात, ये अपने आम आदमी पार्टी की बात करें, बेशक अरविंद केजरीवाल को जो है इन्होंने अंदर कर दिया है, लेकिन पार्टी में कोई कमजोरी नहीं आई है। वो जम के इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे लगता है कि उनके गिरफ्तार होने के बाद उनको और ज्यादा लोगों का सपोर्ट जो है हासिल होगा। इंडिया अलायंस कितनी सीटें आपको लगता है आ जाएगी? मैं सीटों पे मेरी कभी ये आदत नहीं रही। अगर आप मुझे स्कूल में उस वक्त जानते, जब मैं स्कूल में था, एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद मेरे जो दोस्त और साथी होते थे वो हमेशा क्वेश्चन पेपर पकड़ के देखते थे, अच्छा मैंने ये जवाब दिया, मुझे इतने मार्क्स आएंगे। मैं ये कभी नहीं करता था। अब जो डब्बे में है, डब्बे से वोट बाहर आए, उतनी बड़ी बात है। आप डब्बे में वोट की बात कर रहे हैं, क्या ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके का जो आईटी सेल है या बाकी जो बीजेपी का मैन पावर है वो लोगों पर ओवरवेल्म हो गया, क्या इंडिया अलायंस, क्या आप ये मैसेज लोगों तक पहुंचा पाएंगे कि वो आपकी पार्टी या इंडिया अलायंस को वोट करे? जरूर।
यहाँ बीजेपी का आईटी सेल, वाईटी सेल, एजेंसी वगैरह इन चीज़ों का कोई खास असर नहीं होगा। हाँ, एक आध ट्विटर पोल पे या यहाँ किसी और की मदद करेंगे, कुछ फर्जी वोट डलवाएंगे, लेकिन जहाँ तक मेन वोट डालने वाली बात होगी, आप देखिए ये रह जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कल बोला कि बहुत जल्द चुनाव और स्टेटहुड की बात उन्होंने की है। आपको ये स्टेटमेंट वेलकमिंग लगा कि नहीं लगा? क्यों लगा ना? क्या एहसान किया? कोई एहसान नहीं है ना हमारे ऊपर मरकज का। ये मजबूरी बनी इनकी इलेक्शन कराने की। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तभी ये इलेक्शन की बात करते हैं, नहीं तो इससे पहले कितनी यहाँ तकरीरें हुई वजीर आजम साहब की। कभी इलेक्शन का जिक्र हुआ? कभी हमें इलेक्शन की बात नहीं की। हम इंतजार करते आए कि कब हमें अपना हक मिलेगा, नहीं दिया हमें अपना हक। अब तकरीर में उन्होंने जिक्र किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये ना हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है ना। साहब, आखिरी के एक दो सवाल करना चाहता हूँ। आपको लगता है कि इस बार लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे ज्यादा संख्या में? कोई कुछ तब्दीली नजर आएगी इस बार वैली में? देखते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है? लोग थके हुए हैं, मौजूदा हालात से नाराज हैं और अपनी नाराजगी का वो इजहार करना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी खामोशी इख्तियार की 2019 के बाद, अंदर से फटने को आ रहे हैं। वो वोट में दिखेगा इस वो बार? वोट में आपको दिखेगा। फट रहे हैं, नाराज हैं। उनकी नाराजगी का उन्होंने सड़क पे आके इजहार नहीं किया, उन्होंने हालात नहीं बिगाड़े। पुरअमन तरीके से उन्होंने इंतजार किया, कहा कि कोई नहीं, मौका मिलेगा, हम दिखाएंगे और निकलेंगे और वोट डाल के दिखाएंगे आपको। बस आखिरी दो सवाल करना चाहता हूं। मोदी की गारंटी, इस फ्रेज को बीजेपी जगह जगह देश में ले जा रही है। आपको लगता है कि इसका मैजिक काम कर सकता है? आपको खामियाजा उठाना पड़ सकता है किस चीज की ऑपोजिशन गारंटी? को? हमें किस चीज की गारंटी मिली? मां सिवाय तबाही और बर्बादी के हमें मिला क्या? बताइए ना, हमें क्या मिला इस गारंटी से? क्या मेरे नौजवान भाइयों को नौकरियां मिली? क्या जम्मू कश्मीर में कोई नई तरक्की आई? क्या कोई नए बड़े प्रोजेक्ट आए? क्या क्या बदला यहां पे? क्या जमहूरियत कायम हुई? कौन सा नया इदारा बना यहां पे? एक एक करके जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खोखला किया गया। पहले आपने असेंबली खत्म की, उसके बाद आपने अर्बन लोकल बॉडीज खत्म की, उसके बाद आपने पंचायतें खत्म की। रखा क्या आपने? बेताज बादशाह यहां बिठाया हुआ है हमारे ऊपर राज करने के लिए, और फिर आप गारंटी की बात करते हो। किस चीज की गारंटी मिली हमें ना? उमर साहब, हिंदुत्व का एजेंडा जो है, आपने 370 पे अपनी राय रखी, सीएए पे राय रखी, एक इशू राम मंदिर भी है, और हिंदुत्व का इशू जो बीजेपी लेकर के पूरे देश भर में अपने इलेक्शन कैंपेन में मुखर रहती है, इसका भी तो इम्पैक्ट होगा। जहां तक मुझे मालूम है इलेक्शन में फिर मजहब का इस्तेमाल करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। मैं रियलिस्टिक सवाल पूछ रहा हूँ सर। इस पे लोगों तो फिर हम मान के चलें कि बीजेपी जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे विश्वास नहीं करती। सर, अगर मैं तो उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या सवाल करना चाह रहा हूँ? आप पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि लोगों तक वो पैगाम पहुंचना ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जब हुई तब एमसीसी नहीं लगा हुआ था उमर साहब। इलेक्शन कमीशन वाले इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, मेरा कहना सर कि प्राण प्रतिष्ठा जब की गई तब एमसीसी इन प्लेस नहीं था। आपको नहीं लगता उसका भी इम्पैक्ट बीजेपी उसको? फिर ये गिरफ्तारियां क्यों? कांग्रेस के अकाउंट्स पे डाका क्यों? ये सारे जो मतलब दबदबाव इस्तेमाल किया जा रहा है, किस लिए? अगर सारा कुछ बीजेपी के हक में है तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं है ना। एक आखिरी सवाल इजाजत दे दीजिए सर। इंडिया अलायंस ने मिलकर के एक पीएम का चेहरा क्यों नहीं दिया? आपको नहीं लगता लड़ाई और फॉर्मिडेबल होती? जरूरी है, कम से कम एक ऑल्टरनेट लोगों के सामने होता कि वहां मोदी जी हैं तो यहाँ एक चेहरा है। एजेंडा पे जाइए ना। अब चेहरों पे क्यों जा रहे हैं आप? एजेंडा पे जाइए, जो इश्यूज लेके हम जा रहे हैं उस पे जाइए। जब इंडिया शाइनिंग की बात कर रहे थे अडवाणी जी, उस वक्त हमने कोई चेहरा सामने रखा? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उस कमरे में बैठा था जब प्रमोद महाजन जी, जो अब इस दुनिया में रहे नहीं, वो बैठे थे, वाजपेयी साहब थे, कुछ और थे, और मुझे अभी भी प्रमोद महाजन के अल्फाज मेरे कान में गूंजते हैं। उन्होंने वाजपेयी साहब को कहा कि जब तक सोनिया गांधी जी हैं आपको कोई हरा नहीं सकता। सीधा कहा वाजपेयी साहब को कि एज लॉन्ग एज सोनिया गांधी इज देयर नोबडी कैन डिफीट यू। उसी सोनिया गांधी और अलायंस ने फिर इंडिया शाइनिंग की धज्जियां उड़ा दी।
तो इस बार आपको उम्मीद है? उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उमर साहब, जिन्होंने एक्सटेंसिव टाइम दिया एबीपी न्यूज़ को। चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं, एक एक सवाल का जवाब दिया। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कश्मीर में और पूरे देश में, खासकर इंडिया अलायंस ऑपोजिशन के लिए लोग कितना भरोसा दिखाती है। उमर साहब को उम्मीद है, उन्होंने कहा उम्मीद पर दुनिया कायम है कि बीजेपी को रोकने में इस बार कामयाब हो सकेंगे।